नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। आज इस वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू हम वाटर पॉल्यूशन पार्ट 6 टाइटल में जैविक उपचार विधियाँ को स्टडी करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्लासिफिकेशन में देखा है, भौतिक उपचार विधियाँ हम एवं रासायनिक उपचार विधियाँ हम पूर्व के वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर है, उसको स्टडी करते हैं। जैविक उपचार, जैविक विधि का उपयोग औद्योगिक उत्सर्ग व सीवेज के जल के उपचार के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत जल में घुलनशील कार्बनिक ठोस अशुद्धियों को उपचारित किया जाता है। इस विधि में अनुकूल वातावरण बनाकर सूक्ष्म जीवों का विकास किया जाता है, जो इसमें उपस्थित कार्बन व नाइट्रोजन का उपयोग भोजन एवं ऊर्जा के लिए करते हैं, जो इस प्रक्रिया में कार्बनिक प्रदूषकों की सरल अप्रदूषकों अवयव जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, जल इत्यादि में बदल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जिन्हें आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। उत्सर्ग में उपचार की क्रियाएं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद प्रारंभ की जाती है। जैविक क्रिया से उत्सर्ग जल को उपचारित करने हेतु निम्न प्रणाली काम में ली जाती है। पहला है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इस विधि में उत्सर्ग जल के प्रारंभिक उपचार के बाद ऑक्सीजन से संपर्क कराकर ठोस एवं द्रव को अलग कर स्लज का पुनः चक्रण कर उपयोग किया जाता है। उत्सर्ग जल का भौतिक उपचार करने में के बाद प्रारंभिक उपचार करके ठोस को अलग करके ऑक्सीजन टैंक में इसे अत्यधिक हवा के संपर्क में लाया जाता है, जिससे अन्य हानिकारक पदार्थ अलग हो जाते हैं। इस उत्सर्ग का द्वितीय उपचार करके जल एवं स्लज अलग कर लिए जाते हैं। यह जल पुनः उपयोग में लिया जाता है। बची हुई स्लज में कार्बनिक ठोस एवं अत्यधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं। इस स्लज को ऑक्सीकारक या अनॉक्सीकारक विधि द्वारा उपचारित किया जाता है। ऑक्सीकारक विधि में यह स्लज हवा की उपस्थिति में धीरे धीरे सड़ जाती है, कर उपयोगी पदार्थ बन जाता है, जिससे आसानी से विसर्जित किया जा सकता है। अनऑक्सीकृत विधि में हवा की अनुपस्थिति में इस स्लज के सड़ने से मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण बनता है, जो ज्वलनशील है। इस विधि में कम समय में उपयोगी पदार्थ उपलब्ध होने के साथ ही वायुमंडल की ऑक्सीजन भी खर्च नहीं होती। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को हम इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो डैश लाइन में डायरेक्शनल एरोज हैं, वो स्लज के फ्लो को प्रदर्शित करते हैं, और फर्म लाइन में लिक्विड के फ्लो को प्रदर्शित करते हैं। वेस्ट वाटर जो है उसका पहले प्री ट्रीटमेंट किया जाता है भौतिक विधियों द्वारा। उसके बाद प्राइमरी क्लैरिफायर में जो वेस्ट है, सेटल डाउन होने वाला वेस्ट, वो वहाँ सेटल डाउन होता है। प्राइमरी क्लैरिफायर से जो अशुद्ध जल है उसे एरिएशन टैंक में भेजा जाता है, और इसी एरिएशन टैंक में जो एक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैडन रिसाइकल्ड स्लज है उसे भी भेजा जाता है। और ये जो स्लज है, ये जब जल के साथ मिक्स होती है तो जल में घुलित ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ क्रिया करके उनको कंज्यूम करके लो एनर्जी के कंपाउंड जैसे कार्बोनेट, सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसेस में कन्वर्ट कर देती है। CO2 उसमें रिलीज होती है। ऐसा करने के लिए यहाँ पर इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की प्रचुरता की आवश्यकता होती है। इसलिए इस एरिएशन टैंक में एयर का फ्लो बबल्स के फॉर्म में अथवा अन्य विधि द्वारा जल के अंदर एयर का फ्लो मेंटेन रखा जाता है, जिससे कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता इस जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको मिले, और अधिक से अधिक जो ऑर्गेनिक वेस्ट कंपाउंड्स हैं उनको अपघटित करके और अपघटकों में परिवर्तित कर दे। फिर यहाँ से
ये जल सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, जहाँ पर सेकेंडरी क्लैरिफायर एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है। इस सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज है वो सेटल डाउन हो जाती है। इस स्लज में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिनको कि अब के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट है वो उपलब्ध नहीं है, अतः वे काफ़ी एक्टिव नेचर के होते हैं, अर्थात यूँ कहें कि वे भोजन के लिए काफ़ी भूखे होते हैं। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम कहा गया है। यहाँ से जो सेटल डाउन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेड है उसको हम पुनः इस सिस्टम में लेते हैं और कुछ भाग उसका यूज में लेते हैं और शेष भाग को हम स्लज डाइजेशन में भेज के उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं एरियोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा या एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, अथवा सुखाकर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इसका मतलब ये कि जो एक्टिवेटेड स्लज है उसका कुछ ही पार्ट है वो एफ्लुएंट को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मुक्ति दिलाने के लिए काम आता है, और सेकेंडरी जो क्लैरिफायर है या सेडिमेंटेशन टैंक है, इस टैंक में से जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज से मुक्त जो एफ्लुएंट है वो आगे उपयोग में लाया जाता है। यह प्रोसेस है वो ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस से भी अधिक प्रोसेस है। अब हम पढ़ते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर। यह विधि भी कार्बनिक पदार्थों से युक्त उत्सर्ग जल के उपचार हेतु काम में ली जाती है। ये फिल्टर ऑक्सीकारी जैविक क्रियाओं पर आधारित होते हैं। ये प्रायः उन औद्योगिक उत्सर्गों के उपचार में काम में लिए जाते हैं जो स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन आदि भौतिक उपचार के बाद कोगुलेशन व अन्य रासायनिक क्रियाओं से भी संतोषप्रद ढंग से उपचारित नहीं हो पाते। अर्थात इन क्रियाओं के द्वारा, सेडिमेंटेशन के द्वारा सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो तो सेटल डाउन होकर सेपरेट कर लिया जाता है, लेकिन बीओडी बढ़ाने वाले जो ऑर्गेनिक्स इम्प्योरिटीज हैं वो सेपरेट आउट अब तक नहीं हो पाती है। उन्हें सेपरेट करने के लिए ट्रिकलिंग फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर एक सामान्य बायोफिल्टर है जिसमें 1 से 3 मीटर की गहराई तक पत्थर के टुकड़ों को रिक्त स्थान छोड़कर जमा कर बेड तैयार किया जाता है, अर्थात पोरस बेड तैयार किया जाता है ताकि उसमें से ऑक्सीजन का प्रवाह प्रॉपरली होता रहे, हवा का प्रवाह प्रॉपरली होता रहे, क्योंकि जैविक अपघटन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसके बिना वो उसे डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। बायोफिल्ट्रेशन मात्र छानने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह उत्सर्ग व सूक्ष्म जीवों के बीच संपर्क स्थापित करने की टेक्निक है। यहाँ सूक्ष्म जीव छोटे छोटे पत्थरों के बेड पर कल्चर्ड किए जाते हैं और उत्सर्ग जल इन बेड से गुजरते समय सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आता है। फिल्टर पर उत्सर्ग जल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रोटेटिंग शाफ्ट लगी होती है और स्प्रे नोजल युक्त 4 से 8 छोटे पाइप रेडियल डायरेक्शन में लगे होते हैं, जिससे उत्सर्ग सीवेज फुहार के रूप में फिल्टर पर गिरता है। अर्थात ये रोटेटिंग शाफ्ट होती है जिससे फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो एफ्लुएंट है वो गिरता है और एफ्लुएंट के हर एक ड्रॉप उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है। इसलिए संपूर्ण तंत्र में विभिन्न तरीकों से ऑक्सीजन भेजकर उसे पूर्ण तथा ऑक्सी अवस्था में रखा जाता है। संपर्क के दौरान उत्सर्ग में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीव भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। प्रत्येक उत्सर्ग पर ये सूक्ष्म जीव कार्य करके जिलेटिन युक्त फिल्म पर या पत्थरों पर वृद्धि करते हैं एवं एंजाइमिक गतिविधियों से कार्बनिक प्रदूषकों को जल अपघटन एवं ऑक्सीडाइज्ड द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, जल एवं अन्य साधारण यौगिकों में बदल देते हैं। इससे पत्थरों पर स्लाइम के समान ठोस अवशेष की परत बन जाती है, जो अधिक मोटी होने के कारण स्वतः ही पत्थर की सतह से अलग हो जाती है। इस क्रिया को स्लगिंग कहा जाता है, SLOUGHING स्लगिंग। यह ठोस पूर्ण रूप से उपचारित यौगिक आसानी से विसर्जित किया जा सकता है। ट्रिकलिंग फिल्टर सस्पेंडेड सॉलिड उपस्थित उत्सर्ग के लिए उपयोगी नहीं है।
यदि सस्पेंडेड पार्टिकल्स है कार्बनिक प्रकृति का हो तो यह फिल्टर द्वारा आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, परंतु घुलनशील पदार्थ जो अकार्बनिक प्रवृत्ति के हो फिल्टर की ऑक्सीकारी क्षमता कम कर देते हैं। यदि अकार्बनिक प्रकृति का यह अघुलनशील पदार्थ उस पर से गिरता है तो ये जिलेटिन की जो परत है उसमें फंस जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के लिए क्षेत्र सरफेस एरिया कम हो जाता है। इसी कारण सस्पेंडेड पदार्थों को स्क्रीनिंग एवं सेटलिंग द्वारा अलग कर लिया जाता है, अर्थात प्री ट्रीटमेंट के पश्चात ही ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या ट्रिकलिंग फिल्टर है ये काम में लिया जाता है। उत्सर्ग इस फिल्टर से गुजरते समय अनेक भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं जैसे अवशोषण, जल अपघटन, ऑक्सीकरण से होकर गुजरता है, जिससे प्राप्त उपचारित उत्सर्ग जल पीएच, बीओडी, कार्बनिक, नाइट्रोजन, अमोनिया, सूक्ष्म जीवों की संख्या आदि संदर्भों में उच्च गुणवत्ता वाला होता है। यहाँ नाइट्रोजन व अन्य स्थिर यौगिकों का भी निर्माण होता है तथा उत्सर्ग के प्रारंभ में उपस्थित ठोस की मात्रा भी काफी हद तक कम हो जाती है। यह उपचारित उत्सर्ग अत्यधिक स्थायी प्रकृति का होता है। यहाँ पर यह ट्रिकलिंग फिल्टर का एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें हम समझते हैं एक सेंट्रल शाफ्ट है, सेंट्रल कॉलम है। इस सेंट्रल कॉलम के थ्रू प्री ट्रीटेड होकर सेडिमेंटेशन टैंक के बाद में वो जल, उस जल में अकार्बनिक अशुद्धियां सेपरेट हो चुकी हैं और कार्बनिक अशुद्धियां अभी भी घुलनशील अवस्था में है। इस तरह का जल सेंट्रल शाफ्ट से रेडियली लेइंग पाइप्स में पहुंचता है और उन पर नोजल्स लगी होती है। ये शाफ्ट कांस्टेंट आरपीएम पे घूमती रहती है, जिसमें से जो पानी है नोजल में से जो एफ्लुएंट की जो ड्रॉपलेट्स है वो फाइन ड्रॉपलेट के फॉर्म में चारों तरफ समान मात्रा से फुहार के रूप में एक पत्थरों के बेड पर गिरती है, जो कि एक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा लैडन है। ये पत्थरों का बेड 1 से 3 मीटर तक का हो सकता है। यहाँ 1.8 मीटर टू 2.4 मीटर का ये बेड दिखा गया है। इस ट्रिकलिंग फिल्टर की डायमीटर अगर हम देखें तो 30 मीटर से लेके 60 मीटर तक का डायमीटर इसका हो सकता है। इस बेड में के बॉटम से हवा जाने के लिए प्रॉपर एयर पैसेज प्रोवाइड किया जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में जब जल आएगा तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही उनमें उपलब्ध कार्बनिक अशुद्धियों को डिकम्पोज करने में समर्थ है और खुद अपनी बढ़ोतरी करने में भी समर्थ है। अर्थात ऑक्सीजन की प्रचुरता की उपलब्धता हमेशा यहाँ पर सुनिश्चित की जाती है। जब ये जल इन पत्थरों की सरफेस से में उपलब्ध माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में होता हुआ जब नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है उनको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करके सल्फेट या कार्बोनेट में परिवर्तित करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है और एक लेयर जो है वो पत्थरों के ऊपर जमती जाती है, जिसे स्लाइम कहते हैं, और वो धीरे धीरे उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपने वेट के कारण उन स्टोन से, पत्थरों से सेपरेट होकर नीचे गिर जाती है। इस प्रोसेस को जैसे कि अभी मैंने बताया था कि स्लगिंग कहा जाता है। इस तरह से जो इससे निकला हुआ एफ्लुएंट है वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी से पूर्णतया मुक्त हो चुका होता है। तो जैविक अशुद्धियां इस तरह से यहाँ पर सेपरेट आउट की जाती है ट्रिकलिंग फिल्टर के माध्यम से। यहाँ पर आपको जो गे वायर्स दिखे हुए हैं वो उन पाइप को होल्ड रखने के लिए लगे होते हैं। ये रोटरी आर्म्स होती हैं जिसमें से पानी है वो लगातार ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिर रहा है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम जैविक उपचार विधियों द्वारा, जो कि ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम है, इन दोनों के द्वारा हम जो जैविक अशुद्धियाँ हैं उसमें कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं जो कि ह्यूमन वेस्ट के द्वारा या डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स उनके कारण पानी में घुलित हो जाती हैं, उन्हें हम सेपरेट आउट कर पाते हैं।